मोची का मतलब जूता बनाने वाला नहीं होता है। मोची का मतलब शरीर से मोच निकालने वाला। जो भी सामाजिक वर्ग भारत में बने वो औद्योगिक जातियां रही। 8 वाल्मीकि हुए हैं अलग-अलग कर्ण चरणों में। हर युग के वाल्मीकि का वर्ण और जाति समग्रता में जाकर निर्धारित नहीं कर सकते हैं। वाल्मीकि के द्वारा प्रणीत रामायण एक बड़ा ही परिष्कृत ग्रंथ है और उसमें एस्ट्रोनॉमिक मैथमेटिक्स, आप देखिए राम कथा समाजों को जोड़ने की कथा है। वो निषाद राज की भी कथा है, वो शबरी की कथा है, वो वानर राज की कथा है, वो जामवंत की कथा है, वो नलनील की कथा है, वो जटायु की कथा है। ये जो व्याख्याएं बनी हैं जाति को लेकर बनी है, ये व्याख्याएं कहीं न कहीं राजनीति प्रेरित रही। नमस्कार। सर ये वाल्मीकि जयंती है आज और इस मौके पे बहुत सारे लोग आज इस विमर्श में हैं कि एक वाल्मीकि के जीवन को और उनके कार्य को, उनके पूरे एक जो कहते हैं कि उनकी जो विरासत, उसको समझने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें कुछ एक 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 बहुत सवाल ये भी आ रहा है कि वाल्मीकि किस जाति समुदाय के थे? सबसे पहले मैं वाल्मीकि जयंती के अवसर पे संपूर्ण भारतीयों को और जो भारत की समेकित चेतना के प्रशंसक लोग हैं विश्व भर में, उनको शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि वाल्मीकि को भारतीय जो परंपरा है, उसने उनकी युग सापेक्ष अवधारणा को स्वीकार किया है। तो 2 बातें इसमें स्पष्टता आती हैं। पहली बात तो ये आती है कि रामायण जो वाल्मीकि ऋषि के द्वारा लिखी गई, उनको भारतीय परंपरा देवर्षि भी कहती है। ये तथ्य समझना ज़रूरी है। ब्रह्मर्षि भी कहती है और राजर्षि भी कहती है और योग ऋषि भी कहती है। तो किसी अच्छा, व्यक्ति को केवल आदि कवि नहीं कहा गया है। भारतीय जो वाङ्मय परंपरा है, उसमें वो आदि कवि हैं और महाकाव्य के पहले प्रणेता हैं। एक दूसरी बात है कि वाल्मीकि कहीं न कहीं एक अत्यंत समता मूलक, सहृदयी और भेदोपभेद प्रभेदात्मक जो स्थितियां देश में पैदा हुई हैं वर्ण जाति को लेकर, उस व्यवस्था से परे एक जो आदर्शात्मक पद्धति है, जहां भगवान राम स्वयं उनके प्रति श्रद्धावनत है। और ऐसा तुलसीदास की रामचरितमानस में भी आया है, जहां राम स्वयं कहते हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनि गाथा नाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। यानी वाल्मीकि आप स्वयं त्रिकालदर्शी हैं और मुनियों के नाथ, मुनियों में श्रेष्ठ है। एक दूसरी बात उन्होंने कही कि विश्व का यदि वृतांत लिखने की शक्ति किसी के अंदर है, तो वो आपके अंदर वो शक्ति संकेंद्रित है। यानी राम के कालखंड में अरण्य में वास करने वाले वाल्मीकि एक समग्र दार्शनिक चेतना राम कथा के माध्यम से, एक महाकाव्यात्मक जो रचना है और साथ ही उसके अंदर भारतीय ज्ञान परंपरा का जो एक अवबोधन उन्हें प्राप्त है, इस सबका समुचित प्राकाट्य प्रस्तुत करते हैं। हम अपनी मान्यताओं में, हम अपनी रचना शक्ति के ऐसे महान कवि को अपनी अपनी दृष्टियों से देखते हैं और ये अधिकार सभी मनुष्य को है।
कोई उनको अरण्य का होने के कारण अपना समझ सकता है। उनके बारे में बहुत सारे वृतांत हैं। उन वृतांतों के आधार पर कोई उन्हें अपने वर्ग का समझ सकता है। मूल पक्ष ये है कि वो भारत रूपी सभ्यता और संस्कृति के पहले सर्वशास्त्र निष्णात निदर्शन विद्वान और कवि हैं। भारतीय परंपरा ने इसीलिए उनको आदि कवि कहा है। व्यक्ति की अपनी मान्यता हो सकती है। जब इतिहास ग्रंथ में, किसी भी इतिहास ग्रंथ में, और वो त्रेता युग के माने गए, हालांकि सतयुग में भी वाल्मीकि की बात की गई है, वो त्रेता युग के हैं, तो आज के वर्णाश्रम और किसी जाति व्यवस्था के आधार पर आप उनकी व्याख्या करना चाहें तो इतिहास की दृष्टि से वो ऐसा करना बहुत कठिन है। हाँ, ये मान्यताओं का प्रश्न है। हर भारतीय को, हर वर्ग के व्यक्ति को वाल्मीकि में अपनी आत्म चेतना ढूंढने का, अपना अस्तित्व ढूंढने का, उनके कथा सूत्रों से स्वयं को समझने का, स्वयं को व्याख्यायित करने का पूरा अधिकार है। और वाल्मीकि समुदाय जैसी की एक संरचना हमारे समाज में बनी है, तो उनकी अवधारणा के, सामाजिक अवधारणा के अपने मनोगत कारण होते हैं। हम मनोगत कारणों को इतिहास लेखन से नहीं जोड़ सकते। तो वाल्मीकि के बारे में हमारे यहाँ वाल्मीकि हृदय है, अहोबाय का लिखा हुआ। उनके विराट हृदय और चरित्र की उसमें बात की गई है, जिन्होंने सीता की वेदना को समझा है, राम के अवतार स्वरूप को समझा है, और सत्य के ऊपर जो आधारित राजनीति की चेतना है उसकी उन्होंने व्याख्या की है। उन्होंने समग्र भारतीय समाज को बड़ी व्यापकता से देखने की कोशिश की है। और राम कथा का ये औदार्य है कि उसमें वन में रहने वाले नर, उसमें नल नील जामवंत, अलग अलग प्रकार के जो मानव समुदाय और समूह है, निषाद हैं या आंध्र पुलिंद इत्यादि शबर जैसी जातियां हैं, और जाति नहीं कहना चाहिए बल्कि समुदाय कहना चाहिए। समुदायों का एक जो जाति निरपेक्ष व्याख्या वाल्मीकि ने की है, वो हमारे सांस्कृतिक जीवन का, हमारे सामाजिक मूल्यों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये कहाँ से आया कि एक सफाई कर्मी जो समुदाय है उसके साथ वाल्मीकि की जो एक प्रचलित जो संबंध है ये कैसे जुड़ता है, कहाँ से जुड़ता है? मैंने जैसा कि आपको बताया कि उस समय कोई सफाई कर्मी जाति की अवधारणा तो वहां दिखाई नहीं पड़ती है। ये हमारे मनोगत भाव, ये हमारे आत्मतोषणी भाव है कि हम अपना सांस्कृतिक सामाजिक आदर्श किस व्यक्तित्व में ढूंढते हैं, और इस तरीके की चेतना, इस तरीके के आदर्श, इस तरीके की भावनाएं, इस तरीके की का सामुदायिक एक वर्ग अस्तित्व, ये हमारे समाज का लक्षण है। यदि हम अपना अस्तित्व वाल्मीकि जी के चरित्र में, उनके गुणों में, या ये मानते हुए ढूंढते हैं कि वो अरण्य में थे, वो वन में थे, और वो एक सामान्य व्यक्ति से अपने ज्ञान पक्ष का समेकित विस्तार करके राम कथा के पहले महान कवि बनते हैं, तो इस आदर्श को कोई भी वर्ग ग्रहण करता है तो ये उस वर्ग की अपनी सांस्कृतिक चेतना है, और हमें उसको उस वर्ग की सांस्कृतिक चेतना ही माननी चाहिए। उसको इतिहासबद्ध नहीं किया जा सकता है। ये एक आत्मविश्वास, एक आत्म चेतना, एक सामुदायिक चेतना, और सामुदायिक रूप से किसी व्यक्ति को अपने जीवन के आदर्श मानने और स्वीकारने का है। और रामायण को आपको समझना होगा। जो अखबारी भाषा और जनसाधारण का विमर्श है, इतिहास उससे परे होता है, विरासत उससे परे है। इन पे गंभीर शोध है, और इस गंभीर शोध में कम से कम 2 पुस्तकें एक महान लेखक की लिखी हुई है।
एक है पुस्तक श्री रामायण महातीर्थम, और महातीर्थम कहा गया है मतलब तीर्थ मतलब मुक्ति देने का, मुक्ति दायिनी शक्ति जिसमें हो। तो इसके भी जो लेखक हैं वो कुबेरनाथ राय हैं। और दूसरी पुस्तक है त्रेता का बृहत साम, यानी त्रेता युग में एक वृहद गायन है, शाम वैदिक, उसकी स्तुति परंपरा जैसी है, वो सामवेद के समान है, उसको रामायण कहा गया है। और कुबेरनाथ राय ने ये प्रतिष्ठापित किया अपने उससे कि 8 वाल्मीकि हुए हैं, अलग अलग कर्म चरणों में, अलग अलग कालखंडों में। और वाल्मीकि एक संबोध्य शब्द है, जैसे आज कोई कथावाचक होते हैं तो उस आचार्य प्रवर को हम लोग व्यास की संज्ञा देते हैं, उनके पीठ को व्यासपीठ कहते हैं। तो जनमानस में वो व्यास के समान। रामायण 6000 श्लोकों से आरंभ हुआ और 24,000 श्लोक तक इस रचना का परिवर्धन हुआ है, सतत परिवर्धन हुआ है। तो ये जो परिवर्धन हुआ वो एक व्यक्ति के द्वारा न होकर संभव है कि अलग अलग कालखंडों में उसका परिष्कार होता गया है। और जो वर्तमान का रामायण है, प्राचेतस जो रामायण है, प्राचेतस वाल्मीकि की जो रचना है, वो प्राचेतस जो है वो ब्राह्मण वर्ग के कहे गए हैं। किंतु जब वाल्मीकि ही अलग अलग कालखंडों में हुए हैं और राम कथा का परिवर्धन हुआ है, तो हम हर युग के वाल्मीकि का वर्ण और जाति समग्रता में जाकर निर्धारित नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको ब्रह्मर्षि कहा गया है, राजर्षि कहा गया है, योग ऋषि कहा गया है। ये सबसे उपलब्धि पूर्ण बात है। स्वयं वाल्मीकि जी ने जिस चीज का वर्णन किया है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वतिः क्षमा यत्र क्रौंच मिथुनादेकम बद्धे काम मोहितम। अब आप इस श्लोक को पढ़ेंगे तो इसमें काम मोहित एक क्रौंच पक्षी का कोई निषाद जो है वो उसकी हत्या कर देता है। और निषाद भी एक समुदाय है, आखेटक समुदाय है, आखेट करने वाली जाति है, शिकार करने वाली जाति है। इस आधार पर कुछ लोगों ने ये बनाया कि संभव है कि वो भी उसी वर्ग से हो और इन्होंने इस घटना को देखा हो, और इस पर वो शोकाकुल हुए। और वहीं से उनको अभिप्रेरणा मिली है कि एक कहा भी गया है कि श्लोकः शोकत्वमागतः, श्लोक का जन्म शोक से होता है। और इस शोक को देखकर जहां एक आखेटक, एक निषाद, एक क्रौंच पक्षी का वध करता है, उनके मन में करुणा का भाव आया और वो महाकरुणा के कवि हैं। वस्तुतः इसे इस रूप में समझना चाहिए कि वो महाकरुणा के कवि हैं। तो मान्यताएं और सामाजिक विश्वास ये एक धारा होती है, एक चिंतन होती है। विगत कई वर्षों से बहुत सारे राष्ट्र में हमारे यहाँ वाल्मीकि मंदिर बने हैं, वाल्मीकि जी के नाम पे पीठ बने हैं, और हमारे समाज के समस्त भाइयों का, जो भाई हमारे हमारे जीवन को सहज बनाने के लिए स्वच्छता का कार्य करते हैं, स्वच्छता बनाए रखने का कार्य करते हैं, उनकी आत्म दृढ़ता, उनकी आत्म चेतना, उनका जो समग्र धार्मिक भाव है वो वाल्मीकि जी से जुड़ा हुआ है। वो इस कथा का अनुश्रवण करते हैं, वाल्मीकि जी को अपना मानते हैं, उनकी यात्राएं निकालते हैं, उनके मंदिर में आराधना करते हैं। तो ये उनकी एक विराट सामाजिक चेतना और जागृति का भाव है, और वो परम आदरणीय भाव है। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति उनको ब्रह्मर्षि समझता है या कोई व्यक्ति उनको राजर्षि और योग ऋषि समझता है, तो वह भी श्रद्धा और भावना का विषय है। क्योंकि इतिहास के एक अविज्ञात काल के एक ऐसे नायक हैं जो एक रामायण हमारे यहाँ नहीं लिखी गई है। इस राम कथा ने विश्व पर प्रभाव छोड़ा है।
इस राम कथा का प्रभाव इंडोनेशिया पर है, वियतनाम पर है, लाओस पर है, कंबोडिया पर है, जावा पर है, सुमात्रा पर है, तिब्बत पर है, नेपाल तो है ही, वहां कई रामायण, राधे श्याम रामायण लिखा गया, प्रेम नारायण रामायण लिखा गया, कंबन का रामायण तमिल भाषा में है, कृतिवास ओझा का रामायण जो है बांग्ला में है, माधव केंदुली का रामायण असमी भाषा में है, सरला दास जगन्नाथ दास का रामायण जो है उड़िया भाषा में आया है। तो इतनी बड़ी व्यापकता किसी की रचना को देखा गया है, और इतनी रम्य कथा है जहां राम स्वयं विग्रहवान मूर्ति के रूप में, धर्म के विग्रहवान मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठापित किए गए हैं। ये तो रामायण हमारे विराट भारतीय चेतना के कवि हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो वाल्मीकि रामायण तो एक ही है ना, अलग? वाल्मीकि रामायण एक है, लेकिन 6000 श्लोकों के साथ उसकी पहली रचना हुई थी, और उसमें उत्तरोत्तर विकास हुआ, और वो 24,000 श्लोकों की रचना थी। तो ये अलग अलग कालखंडों में उसका परिवर्धन हुआ है, और तो वाल्मीकि रामायण की जो प्रतिछाया है वो समस्त रामायणों के ऊपर है, वही मूल कथा के सृजनकार है। तो ये जो अलग अलग कालखंडों में उसको अपने अपने तरीके से उस कथा को कही गई है, वाल्मीकि रामायण में जोड़ा गया है उसमें कुछ चीजें, तो ये इस परंपरा के जो लोग थे उनको वाल्मीकि कहा जाता था, आप ये कह रहे हैं? देखिए, ये एक प्रश्न कि इस परंपरा के लोग वाल्मीकि कहे जाते थे, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना कि एक सामाजिक विश्वास का विषय है, समाज उसको किस रूप में मानता है। ये बातें आज की 20वीं-21वीं शताब्दी में आई हैं, और समस्त सनातन समाज उनको आदि कवि मानता आया है, उनको राजर्षि, उनको देव ऋषि मानता आया है। ये बात महत्वपूर्ण है। कौन सा समाज आज उनको अपने विचार के अनुसार उनको आत्मग्राह्य बनाता है, ये आज की समाज की बात है। इसका पुरातन समाज से कोई ऐसा लेना देना नहीं दिखाई पड़ता है। पुरातन समाज में एक आदि कवि है, और वो रामायण के प्रणेताकार है। और जैसा मैंने आपको कहा कि कुबेरनाथ राय ने 8 वाल्मीकि में अंतिम वाल्मीकि प्राचेतस वाल्मीकि को कहा है, जिनका रामायण हमें आज प्राप्त है। तो ये 8 वाल्मीकि कौन थे? ये 8 वाल्मीकि मैं मानूं कि 8 व्यक्ति उनके जीवन से संबंधित, उनके वर्ण और जाति से संबंधित ऐसा कोई दस्तावेजीकरण नहीं है। हमने कहा कि आप उनको आज अपनी अवधारणा के अनुसार जिस रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। वाल्मीकि हम किसको माने? आप 8 लोगों की बात कर रहे हैं, 8 व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, 8 कालखंड की बात कर रहे हैं, इसमें से हम किसको वाल्मीकि माने? क्या ये बात तो ये है कि उस युग में इस प्रकार की जाति व्यवस्था नहीं थी, और उस युग में ये जो कास्ट ओरिएंटेड आप सोसाइटी कहते हैं, आज जो उसका स्वरूप दिखता है ब्रिटिश उपनिवेशवाद और ब्रिटिश जनसंख्या नीति के कारण, या मध्यकाल की कुछ त्रासदियों के कारण, तो ये मध्यकालीन त्रासदी और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के परिणामतः यदि कोई समाज दलित समाज बना है, या जनसंख्या के दृष्टिकोण से जाति नामाकरण लेकर उसकी जनगणना की गई है और वो वर्ग निर्मित किया गया है, तो यहाँ यह समझिए कि उस वर्ग ने अपने सनातन भाव को कभी त्यागा नहीं, और उन्होंने अपने को वाल्मीकि के आदर्शों पर चलाने का प्रयत्न किया है। यह प्रणम्य योग्य है कि समाज का एक जो वर्ग जो आर्थिक विषमता का शिकार रहा है, एक वर्ग जो कहीं न कहीं सामाजिक विकास की प्रक्रिया में उपेक्षा का शिकार रहा है, या एक वर्ग जो हमारे स्वच्छता से संबंधित कार्यों का प्रतिपादक रहा है, वह इस भारतीय समाज के, सनातन समाज के मौलिक चिंतन के प्रगाथा के निर्माता और राम रूपी महाकथा वृत्त के सर्जक
वाल्मीकि को अपना आदर्श माना है। ये इस धर्म के साथ, इस सामाजिक पद्धति के साथ उसकी निरंतरता को बताता है। और आपको ये ज्ञात हो कि सभी समाज ने अपने को राम से जोड़ कर देखा है, अपने शरीर पर राम राम लिखने की परंपरा रही है। ये राम के आदर्शों का समाज है। लोग अपने नामों में राम शब्द को जोड़ते रहे हैं। और आपको यह भी ज्ञात हो कि स्वयं भगवान हनुमान जी के लिए हरि जन शब्द का प्रयोग हुआ है, वो हरि विष्णु के जन है। तो हमारे समाज ने वाल्मीकि को अपना आदर्श माना। वाल्मीकि के जो राम कथा के अंतर्गत एक नैतिक मूल्य है, एक सिद्धांत है, एक आदर्श है, पिता का क्या सामाजिक धर्म है, पुत्र का क्या सामाजिक धर्म है, पत्नी का क्या सामाजिक धर्म है, सत्य के लिए जीवन कैसे जिया जाए, वाल्मीकि माध्यम है। लेकिन वह वैष्णवीयता को अपना आदर्श मानता है। तो हम वाल्मीकि जी को दलित मानने के लिए भी उतने ही स्वतंत्र हैं जितना कि ब्राह्मण मानने के लिए स्वतंत्र है। ये हमारी वैचारिक स्वतंत्रता है। हम अपने अवबोधन में, अपने चिंतन में, अपनी परिकल्पना में, अपने सामाजिक विश्वास में जिस रूप में उनको स्थान दे, वही स्वीकृत भी होना चाहिए। और आज तो आप देखेंगे कि सभी शहरों में वाल्मीकि मंदिर का निर्माण हुआ है। यह उनकी अकाट्य, अप्रतिहत और अबाधित आस्था है। आपने एक बात कही थी कि जो कथा वाचन के परंपरा से आते हैं उनको व्यास कहा जाता है, और इस तरीके से व्यास पीठ बनता है जो कथावाचक हो। तो ये आपने ये भी कहा कि 8 वाल्मीकि हुए जिन्होंने अलग अलग समय में रामायण में अपना अपना योगदान दिया, वाल्मीकि रामायण जी। और उसका तो जी तो मेरा ये सवाल था कि जिस रत्नाकर डाकू की बात होती है कि वो बाद में वही वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि बनते हैं, वो रत्नाकर डाकू जो महर्षि वाल्मीकि बनते हैं, उनको वाल्मीकि शब्द मतलब वो वाल्मीकि समुदाय था, वो वाल्मीकि उपाधि थी, उस समय वो क्या था, किस दृष्टिकोण से उसका प्रयोग होता था तब के कालखंड में? नहीं, तब के कालखंड में वो जाति सूचक नहीं है, ऐसा मानना जो है बहुत उचित नहीं होगा। ये जाति सूचक कोई शब्दावली नहीं है। और यह एक लोकवृत्त है कि वो डाकू थे और उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ। तो इस बात से हमें यह परिगृहित करना चाहिए कि भारतीय समाज में व्यक्ति यदि अपने अवगुणों का त्याग करता है और गुण और मूल्यों को अपनाता है, तो यह उसका वैचारिक उत्कर्ष है। और भारत का समाज उस वैचारिक उत्कर्ष को सम्मान देता है। हमें जो चीजें स्पष्ट होती है, वो एक पहली चीज स्पष्ट होती है जब आप उसको गहराई में पढ़ेंगे कि वाल्मीकि का जीवन एक अरण्यवासी का जीवन है। दूसरा, उनके जीवन में संन्यास पदता कहीं न कहीं दिखाई पड़ती है। तीसरा, उनके अंदर कथा संयोजन की अपूर्व शक्ति है। चौथा, वो राम कथा के प्रत्यक्ष दर्शी हैं। सीता उनके आश्रम में रही है, लव कुश का वहां जन्म संभव हुआ है। और इन सब से परे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो विश्व समुदाय को जानना चाहिए कि उनका जो ज्योतिषीय ज्ञान है, खगोलीय ज्ञान है। राम के कथा के समय क्या ज्योतिषीय स्थिति थी, क्या प्लैनेटिक पोजीशंस थे, ग्रहीय अवस्थाएं क्या थी, कौन सा मास था, कौन सा नक्षत्र था, किस प्रकार की दृष्टि किस ग्रह की थी, पृथ्वी पर थी, अयोध्या पर थी। अन्य सभी घटनाक्रमों में जो उनका ज्योतिषीय और गणितीय आकलन है वाल्मीकि का, वह ये बताता है कि वाल्मीकि के द्वारा प्रणीत रामायण एक बड़ा ही परिष्कृत ग्रंथ है। और उसमें एस्ट्रोनॉमिक मैथमेटिक्स, जो खगोलीय और गणितीय ज्ञान है वाल्मीकि का, उसका प्रत्यक्ष निदर्शन होता है। और इससे हमको ये मानना चाहिए कि यह तभी संभव था जब अरण्य के किसी गुरुकुल में रहकर कोई व्यक्ति
भारतीय शास्त्रों का सारगर्भित ज्ञान प्राप्त किया हो और उसको ज्योतिष और खगोल का भी ज्ञान प्राप्त हो, उसको सर्व भारतीय दर्शन का ज्ञान हो, क्योंकि कथा का तो कथा सूत्र है। तो एक डाकू यदि हम इस लोकवृत्त को मान भी लें, तो वह अपने चरित्र का और अपने प्रज्ञान का जो विकास करता है और उसके बाद एक साहित्य लेकर आता है जो भारत ही नहीं एशिया के लिए और बहुत बड़े अर्थ में विश्व का आरंभिक महाकाव्य है, विश्व का प्रथम महाकाव्य है। ये इलियड और ओडेसी की घटना नहीं है। वाल्मीकि ने जो हमारे समाज को दिया है, भारत रूपी समाज को दिया है, चाहे आप उसको आज के वर्गीकृत दृष्टिकोण से वाल्मीकि समाज कहें या संपूर्ण भारतीय समाज कहें, ये आपकी विवेक दृष्टि पर निर्भर करता है, लेकिन उनका जो अवदान है, उनका जो योगदान है, मैं समझता हूं कि उसकी परिचर्चा होनी चाहिए। और उसमें बहुत सारे पाठ भेद है, दक्षिणात्य पाठ है रामायण का, गौड़ीय पाठ है, काश्मीरिक पाठ है। तो पाठ भेदों में, कांड में भी और श्लोकों में भी अंतर हमें दिखाई पड़ता है। तो इसलिए लगता है कि इस राम कथा का संकलन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यक्तियों ने किया है, अलग अलग कालखंडों में किया गया है, लेकिन सर्वरूपेण सर्व प्रकारेण एक स्वीकृत नाम हमारे समक्ष है, वह नाम वाल्मीकि है। तो हमें वाल्मीकि को भारतीय चेतना के एक परम प्रतिष्ठापक व्यक्तित्व के रूप में लेना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। तो यहाँ पे जब वाल्मीकि इस तरीके से भारतीय संस्कृति में रचे बसे हैं, भारत की संस्कृति के एक प्रणेता हैं, उन्होंने जिस तरीके से एक महाकाव्य की रचना की जो कि इस देश का हर जो भी भारतीय है उसमें विश्वास करता है, फिर ये वाल्मीकि और उनका समुदाय, उनसे जुड़ा हुआ समुदाय अलग थलग कैसे पड़ गया? नहीं, अलग थलग नहीं माना है उन्होंने। इसी तथ्य को समझने की आवश्यकता है ये कि वर्ण व्यवस्था में वाल्मीकि को तो अलग मानने थलग। वाले अपने को सनातन समाज का अविभाज्य अंग मानते हैं। वाल्मीकि उनके चेतनादर्श है, वाल्मीकि उनके चैतन्य के महाबिंदु पे प्रतिष्ठापित नायक हैं। और वो इसलिए है क्योंकि उसका जो प्रतिफल है भारतीय समाज को यह है कि समाज में जो व्यक्ति सबसे निचले पायदान पर है, वह व्यक्ति इस धर्म शास्त्र संस्कृति में वाल्मीकि को अपना नायक मानता है और उसको ये पूरा अधिकार भी है कि वो नायक माने। समाज के सभी वर्गों का अधिकार है। आप देखिए, राम कथा समाजों को जोड़ने की कथा है, वो निषाद राज की भी कथा है, वो शबरी की कथा है, वो वानर राज की कथा है, वो जामवंत की कथा है, वो नलनील की कथा है, वो जटायु की कथा है। तो आप इसको समझिए कि जटायु एक सामाजिक वर्ग के प्रतिनिधि भी माने जा सकते हैं, नलनील एक सामाजिक वर्ग के प्रतिनिधि माने जा सकते हैं, जामवंत एक सामाजिक वर्ग के प्रतिनिधि माने जा सकते हैं। राम कथा और वाल्मीकि ने जो कथा सूत्र बनाया, उसमें पूरा भारत का भूगोल दिखता है, उसमें दंडकारण्य दिखता है, उसमें श्रृंगवेरपुर दिखता है, केवल अयोध्या नहीं दिखता है, दक्षिण कौशल दिखता है, उसमें रामेश्वरम है। तो आप राम की जो वनगमन की पूरी जो कहानी है, उसमें अलग अलग समुदायों से वो मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, और रम्या रामायणी कथा ये कहा गया है, इसीलिए वो कथा इतनी सुंदर कथा बनती है। आज कोई समाज का व्यक्ति वो इस रूप में वाल्मीकि को लेता है कि उनका सामाजिक जीवन अभिशप्त था, क्यों, और अभिशप्तता को तोड़कर वो राम के चरित्र के सद्गुणों के प्रकाशन में अपने को समर्पित करते हैं और राम के व्यापक व्यक्तित्व को लेकर आते हैं। तो यह वाल्मीकि समाज की गरिमा है और उसको इसी रूप में अन्यान्य लोगों को, समुदायों को और पूरे भारत को और पूरे विश्व को समझना भी चाहिए। मुझे ये समझ में आ रहा है कि जिसने राम के चरित्र को अपने वाल्मीकि रामायण के जरिए प्रस्तुत किया और जिस राम से और जिस वाल्मीकि से भारतीय संस्कृति और ये
की पूरी परिकल्पना हुई, तो उसको एक खास समुदाय से वो कैसे जुड़ गया, फिर वो समुदाय को ही हमारे समाज ने वो जो सम्मान, वो जो आदर, वो जो भाव होना चाहिए था, वो नहीं दे पाया। ये कब से और कहाँ से चालू? मतलब ये देखिए, क्या ये आप जो बातें कर रहे हैं, इस बात का मैं उत्तर दे चुका हूँ। क्या आज जो समाज निम्नतम स्थिति में है, वही समाज पहले भी निम्नतम स्थिति में था? ये कौन निर्धारित कर लेगा? ये संभव ही नहीं है। क्या ब्राह्मण का सामाजिक पतन नहीं हुआ है, या समाज के निचले स्तर पे जो लोग रहे हैं उनका उत्थान नहीं हुआ है? दोनों ही प्रक्रियाएं रही। आपके पास 1871 के बाद एक ब्रिटिश नीति आती है, वो समाज का इस प्रकार से वर्गीकरण करती है बहुत बड़े अर्थ में। उस जनसंख्या नीति के तहत आप समाज को जा रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। चर्म शिल्पी का वर्ग है, उसमें मोची का वर्ग भी है, जो फिजियोथेरेपिस्ट का वर्ग है। प्रसूति का ज्ञान है, ये कितना बड़ा ज्ञान है। आज आप हॉस्पिटल पे डिपेंडेंट है प्रसूति के लिए। प्रसूति का जो ज्ञान था, वो एक वर्ग विशेष को था या नहीं था? मोच शरीर से निकालने की जो कहीं ना कहीं एक फिजियोथेरेपिस्ट का ज्ञान होता है, वो वर्ग के पास था या नहीं था? चर्म एक बहुत बड़ा शिल्प था या नहीं था? चमड़े के आयुध रखने वाले म्यान वगैरह बनाए जाते थे कि नहीं बनाए जाते थे? ढाल बनाए जाते थे, संगीत के वाद्य यंत्र बनाए जाते थे। तो ये सब सारे चीजें एक वर्ग करता था, और वो एक बहुआयामी जिस समाज का चरित्र हो, वही केवल उसको करके प्रस्तुत कर सकता था। तो आप देख हमारे यहाँ शिल्प उद्यमिता से संबंधित थे, कई तरह के कारुकर्म थे। ये जो व्याख्याएं बनी हैं, जाति को लेकर बनी है, ये व्याख्याएं कहीं ना कहीं राजनीति प्रेरित रही। हम उसकी प्राचीन साहित्य और धर्म के आधार पर और धार्मिक आस्था के आधार पर और आज के राजनीतिक चलन और आज की राजनीतिक शब्दावलियों के आधार पर हम नहीं समझ सकते। इसके लिए तो हमें जाति की अवधारणा से विमुक्त होकर एक तटस्थ भाव से प्राचीन भारतीय साहित्य, प्राचीन भारतीय अवधारणा, प्राचीन भारतीय चेतना का विश्लेषण करना होगा। तो ये आपने अभी बताया कि मोची या जो ये प्रसूति जो इस तरीके से उनको गाँव में दाई बोला जाता है, जहाँ तक हम समझते हैं। जी। तो दाई का मतलब धाय होता है, धाई माता होता है। और अच्छा, इसको निम्न कर्म कैसे माना जा सकता है? ब्राह्मण के घर में भी दाई जो आती थी, जो धाय माता आती थी, जो बच्चे के प्रसूति सहायिका होती थी, वो स्वयं ब्राह्मणी नहीं होती थी। ये सबको ज्ञात है। तो वह भी एक विज्ञान था। बच्चे का जन्म कराना आज यदि गायनकोलॉजी का एक विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो हम उसको गायनकोलॉजिस्ट क्यों नहीं मानते? तो क्योंकि प्रसूति विज्ञान है। प्रसूति गृह हर घर में होता था। प्रसूति कराने वाली दाइयां बचपन से प्रशिक्षित होकर दाई बनती थी। उसकी एक सामाजिक परिपाटी थी। और इस देश में जनसंख्या पहले से ही काफी अच्छी खासी जनसंख्या रही है इस देश में, इस भूमि पे, तो एक जाति का विशेषाधिकार भी था। तो आपने आपने कहा कि जैसे मोची है, मतलब मोची का मतलब जो सामान्य अर्थ लगाया जाता है, वो एक जाति विशेष से लगाया जाता है जो चमड़े का काम करे। क्या ऐसा नहीं है? चमड़े के काम करने वाले में कई वर्ग रहे हैं। उसमें तो चामर ग्राही लोग भी थे, चमर धारण करने वाले लोग भी थे, चर्म शिल्पी भी थे। चर्म शिल्प में भी बहुत सारे भेदोपभेद थे। जो वाद्य यंत्र बनते हैं, उनका चर्म शिल्प का एक अलग प्रकरण है। जो आयुध जीवी वर्गों के लिए ढाल इत्यादि का निर्माण करते थे, तुर्गास्तरण का, घोड़े के आवरण का निर्माण करते थे, हाथियों के आवरण का निर्माण करते थे, योद्धाओं के लिए पहनने के लिए आर्मर सूट का निर्माण करते थे, उसमें भी तो चर्म शिल्प था। और सबसे बड़ी बात है, बिना संगीत के ज्ञान के कोई वाद्य यंत्र कैसे बना सकता है? इसका मतलब संगीत का ज्ञान था। आपको
ज्ञात हो कि भारत में जब ब्रिटिश बैंड भी आया तो उसको एक जाति विशेष ने उस संगीत को बजाया है। तो एक संगीत धर्मी जाति भी है, और जिसको हम चर्म शिल्पी का वर्ग आमतौर पे मानते हैं कि जूता बनाने का काम करते हैं। मोची का मतलब जूता बनाने वाला नहीं होता है। मोची का मतलब शरीर से मोच निकालने वाला, दर्द का मोचन करने वाले को मोची कहते हैं। और हमने उस पद्धति को देखा है। वो हड्डी टूट जाने पर बैठाने का काम कौन करता था, ये तो महत्वपूर्ण है। तो प्रसूति ये विज्ञान किसके पास? फिर उस उनको ये जो मोची थे, जो जिनको आप कह रहे हैं कि आज का फिजियोथेरेपिस्ट, तो तब मोची के रूप में हमारे सामने थे। तो वो फिर वो कैसे क्या हुआ कि वो एक जाति विशेष से जोड़ के देखे जाने लगे और उनको मैंने एक इसकी व्याख्या की कि अंग्रेजों ने 1861 के बाद 1857 की क्रांति में बाबा गंगादीन जैसे लोग भी सम्मिलित हुए थे, हीरा डोम भी सम्मिलित हुए थे, हजारी धोबी भी सम्मिलित हुए थे। जब उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों को देखा और उन्होंने देखा कि अपने नाना साहब के साथ कैसे सहयोग कर रहे हैं। सत्ती चौरा की जब घटना घटी तो उस घटना को करने वाले नायक कौन थे? उस घटना को स्वरूप देने वाले, अंग्रेजों से बदला लेने वाले हमारे खटिक समुदाय के लोग थे, हमारे जाटव जाति के लोग भी थे, हमारे चर्म शिल्पियों के वर्ग भी थे, हमारी डोम्बी जाति के लोग भी थे, और सब में भ्रातृत्व का भाव था। और हमने अंग्रेजों से बदला लिया और हमने समाज को बचाने का काम किया। इसलिए उन्होंने एक जनसंख्या नीति लाई और हर वर्ग को विभेदीकृत करके उनका एक डेटा बनाया, और उस डेटे की मानसिकता से, उस डाटा की मानसिकता से आज हमारा समाज गाइडेड है। ये एक दुख का विषय है। जो भी सामाजिक वर्ग भारत में बने वो औद्योगिक जातियां रही हैं, उद्योग धर्मी रही हैं। महात्मा गांधी औद्योगिक सभ्यता के विरुद्ध इसलिए थे क्योंकि उसने भारत की उद्योग धर्मी संस्कृति और उद्योग धर्मी सामाजिक चेतना को, सामुदायिक चेतना को नष्ट भ्रष्ट किया था। लोग गरीब कैसे हुए, चर्म शिल्प भारत में तबाह कैसे हुआ, भारत के जोधपुरी जो जूतियां थी, जो करोल बाग में, रेगरपुरा में बनने वाला हमारा सुविकसित चर्म उद्योग था, वो चर्म उद्योग को घाटा कैसे लगना शुरू हुआ, कैसे मशीनरी और औद्योगिक प्रोडक्शन ने, फैक्ट्री सिस्टम ने हमारे शिल्पों को परेशान, तबाह किया। तो हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से जिस वर्ग को समृद्धि प्राप्त थी वह वर्ग विपन्नता की ओर गई, और विपन्नता सबसे बड़ा दर्द है। ये सामाजिक भेद का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न आर्थिक विषमता का है। और आप आर्थिक विषमता का जन्म कैसे हुआ, उसका जो कारण है उसको समझने की जरूरत है कि हमारे कार्य के अधिकार कैसे छीने गए, हमारे ऊपर कैसे एक औपनिवेशिक शासन लागू हुआ, और फिर समाज का जो वर्ग दमित हुआ, जिसका आर्थिक आधार टूट गया, बुनकर गरीब हो गए, चर्म शिल्पी गरीब हो गए। तो इनकी गरीबी का कारण क्या है? नमक बनाने वाली नोनिया जाति गरीब हो गई, निर्धन हो गई, और इन्होंने विद्रोहों में भाग लिया। हमारे शिल्पियों ने विद्रोह किया, हमारे बुनकरों ने विद्रोह किया, हमारे नमक उत्पादन करने वाली जातियों ने विद्रोह किया, और इन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया। क्यों विद्रोह किया था अंग्रेज के विरुद्ध? इसलिए किया गया था क्योंकि उनको आर्थिक रूप से एक औद्योगिक जाति को विपन्न बनाया गया। तो कुल मिलाकर जो मुझे ये समझ में आया कि उस जिस वक्त की ये बात है, और जब हम बात आज करते हैं तो उस समय में, उस कालखंड में हम वाल्मीकि को एक जातिगत आधार पे देखते हैं, एक जाति के नजरिए से देखते हैं, जबकि उस समय जाति का कोई उस समय बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उस समय इस प्रकार का कोई जाति वर्गीकरण नहीं है, और तो उनको अगर हमें, वाल्मीकि नहीं है तो उस समय ब्राह्मण भी नहीं है। सबका सामाजिक संदर्भ अलग है, नामाकरण से नहीं होता है। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानने वाला है वो ब्राह्मण है। वेद में महिदास ऐत्रेय का भी योगदान है। विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं, और क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद वो ब्राह्मणोचित कर्म करते हैं और ब्रह्मर्षि बन जाते हैं। महर्षि बादरी
वो सामान्य निम्न कुल में जन्म लेते हैं तथाकथित और वैदिक ऋषि बनते हैं। तो उस समय का जो समाज है ऋषियों का समाज है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक अवधारणा है। ब्राह्मण एक वर्ण है, क्षत्रिय एक वर्ण है। वर्ण का व्यापक सामाजिक आधार होता है। आज बिहार की सरकार ब्राह्मण को जाति मान के जनगणना कर रही है, तो इन ब्यूरोक्रेट्स को, इन राजनेताओं को इस बात का कतिपय कोई ज्ञान नहीं है कि ये जाति नहीं है, यह एक वर्ण है। और वर्ण का एक सैद्धांतिक आधार है। सैद्धांतिक आधार ब्राह्मण के संदर्भ में ज्ञान है, उसकी ब्रह्म चेतना है, उसकी अनुसंधानात्मक वृत्ति है, उसकी प्रवृत्ति मूलक वृत्तियां हैं। केवल कर्मकांड कराने से थोड़ी ब्राह्मण होता है, उसके लिए विद्या की अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति होनी चाहिए। प्रज्ञान और विज्ञान के नानाविध जो सिद्धांत हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना, अपने आचरण और चरित्र की शुद्धता के साथ जीना, ये ब्राह्मणत्व है। तो उस समय के सामाजिक आदर्श से आज की जाति की तुलना नहीं की जा सकती। आज की जाति अवधारणात्मक है, उस समय सामाजिक व्यवस्था एक सैद्धांतिक आदर्शों पर चली है। ठीक है, तो आपने बहुत कुछ स्पष्ट किया डॉक्टर साहब, और इस बात को फिलहाल हम इस चर्चा को यहाँ पे रोकते हैं। और जी जी, आपको आपका बहुत आभार सर, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत थैंक यू बहुत सो मच धन्यवाद सर। और नमस्कार।